आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फिर से मौजूद हैं। हम हर वर्ग हर युवाओं से बात करा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं। इसी कड़ी में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बैक में मौजूद हैं। यहाँ युवा तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनको रोज़गार को लेकर क्या मुद्दे हैं। जानते हैं, हमारे साथ कुछ युवा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल है, साहिल बड़सीकरी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं एमए पास आउट हूँ और हमारा जो संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 2024 का जो इलेक्शन है वो एक विपक्ष रहित इलेक्शन है। पूरे जो भी विपक्ष है उसको अपने सरकारी हथकंडों को अपनाकर, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या अन्य संविधान विरोधी जितनी भी ताकतें हैं उनको प्रयोग करके एक विपक्ष रहित माहौल बना के बीजेपी चुनाव में है। लेकिन फिर भी ये हारेगी और भारी सीटों से हारेगी। अब की बार ये सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी तो बोल रही है कि हम 400 पार कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो सरकार नहीं बना पाएगी। देखिए, बीजेपी तो पहले ये भी बोल रही थी कि हम 15-15 लाख देंगे, हम कालेधन पकड़ लेंगे, हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या ये सब कुछ किया? वो एक चुनावी जुमले हैं। अभी भी एक चुनावी जुमला फेंक रहे हैं कि हम 400 पार क्या, ये तो 80 पार भी नहीं होंगे। हरियाणा में आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में बिल्कुल बीजेपी के उल्ट एक माहौल है। आप देखें तो यहाँ पर लगभग हर एक सीट से बीजेपी आ रहेगी। कुरुक्षेत्र में बिल्कुल नवीन जिंदल, आप देखिए नवीन जिंदल के ऊपर पहले इन्होंने आरोप लगाया कि ये एक कोयला चोर है। बड़ा ग्रामीण क्षेत्र, पता नहीं कितने करोड़ों का इनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन अब देखिए वही दोगली प्रवृत्ति की इनकी बात कि जिसके खिलाफ इन्होंने 2014 का इलेक्शन लड़ा उसी को अब अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। तो मैं तमाम मतदाताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से नवीन जिंदल को वोट देंगे? आप बीएसपी के संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो आप बीएसपी को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, बीएसपी एक सामाजिक आंदोलन की भांति एक विंग है और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 5 सीटों पे हम बाहरी मतों से आगे चल रहे हैं, चाहे वो करनाल की हो या फिर सोनीपत की हो और गुड़गांव की। पार्टी का आकाश आनंद था, उसका एडवाइजर था, उसको बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष जो मायावती, उसने हटा दिया। और जो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि यह है बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। देखिए, ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। आकाश आनंद को हटाना एक पार्टी की किसी अन्य पार्टी के अंदर गतिविधि नहीं, बल्कि एक मजबूती दिखाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में है, हम उनके फैसलों को मानते हैं। उन्होंने हमें जो आदेश दिया, उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने उसको हटाया, लेकिन उन्होंने उसको निलंबित नहीं किया पूर्णतः। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए हम इनके ऊपर और काम करेंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी। और आप किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे जी? जो 25 मई को अभी हरियाणा में चुनाव होंगे, आपके क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं और एक पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी में कितने साल हो गए पढ़ाई करते हैं? जी देखिए, मैं पिछले 5-6 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। मैंने मेरी BA और MA यहीं से हैं। और रही बात मैं किन मुद्दों पर वोट डालूंगा, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा वो रोज़गार, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य और फिर हमारे देश की मजबूती। आप इन मुद्दों को देकर वोट डालेंगे। क्या आपको लगता है कि जो 2024 में जिसकी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की बनेगी, आपको लग रहा है वो इन मुद्दों पर खरा उतर पाएगी? देखिए, मैं तो कहता ही नहीं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मैं तो कहता हूँ कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। चाहे हम देखिए, जो इंडिया अलायंस है उसको जीतने के लिए 283 MP चाहिए और बीजेपी को जीतने के लिए भी 283 MP चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे भारतवर्ष में सिर्फ इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसके 50 MP भी बन गए तो हम प्रधानमंत्री बना देंगे। वो किस तरह? देखिए, मजबूती है, कैडरिस्ट लोग हैं और जितनी मजबूती से हमने पैरवी की है उसको देखें कि यूपी के अंदर भी हमारा जब बहुमत नहीं आया था फिर भी हमने अपनी सरकार बनाने का काम किया था। हमने अन्य पार्टियों से समझौता करके और अपनी विचारधारा को ऊपर रख के हमने अपनी सरकार बनाई थी। इस प्रकार भी हम यही करने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है साथी। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी। किस चीज़ की? मैंने हिस्ट्री MA किया है यहाँ से और अभी मैं नेट JRF के लिए तैयारी कर रहा हूँ। नेट JRF तैयार करते कितना टाइम हो गया आपको? मैं 2 साल के करीब हो गया। अच्छा। और मैंने इसके बीच में जो है अपनी B.Ed कंप्लीट की थी, तो इस ड्यूरिंग में मैंने B.Ed कंप्लीट की। अब देश में चुनावी माहौल है, फिर चुनावी माहौल पर आप क्या कहेंगे?
देखिए साथी, ऐसा है कि जो राजनेता है ना, जो भारत की जो राजनीति है वो कुएं के मेंढक की तरह है। जब तक मतलब इलेक्शन आता है तब तक तो ये टर करते रहते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे चुपचाप, जैसे मेंढक बैठते हैं ना कुएं के अंदर, दिन में तो चुपचाप रहेंगे और जब रात होएगी जब वो टर करते फिरेंगे। तो इसी तरीके से जो भारत की जो राजनीति है उसमें भी जो ये चुनावी माहौल होने के बाद जो ये नए नए नेता उभर के आते हैं, या जो पुराने नेता हैं जिन्होंने बहुत अनंत जो भ्रष्टाचार है वो कर रखा है और जो देश है यहाँ तक खड़ा कर दिया, और ये अभी इलेक्शन आएंगे तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आएंगे जो कभी फुलफिल भी नहीं हो सकते। आप देखोगे, चाहे बीजेपी को देख लो, चाहे कांग्रेस को देख लो, चाहे बीएसपी को देख लो, आम आदमी पार्टी को देख लो, या फिर तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, किसी को भी आप देख लीजिए, वो ऐसा घोषणा पत्र लेके आएंगे जो लोगों को लुभावना लगेगा, और लोग उस जो लुभावना जो उनका घोषणा पत्र है उसके लिए उनको वोट कर देंगे, जबकि अगले 5 साल में वो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। तो ये जो है जो इलेक्शन है, देखो मेरा ये पर्सनल मामला है, वैसे तो वोटिंग तो करनी ही पड़ेगी लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन मैं वोट देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं होगा। अब बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल हो गए हैं सेंटर और हरियाणा में, इसके विकास की बात करती है और मोदी की गारंटी की बात करती है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोदी एक जुमलेबाज आदमी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी जितने भी उसने वायदे किए हैं, मैंने तो एक भी वायदा उसका पूरा होता हुआ देखा नहीं। और दूसरी बात, ये जो बीजेपी सरकार है ये धर्म के नाम पर टिकी हुई है, जाति के नाम पर और वर्ण व्यवस्था के नाम पर टिकी हुई है। अगर इसमें से जो जाति है ना, जाति जो है वो इनका वोट बैंक है। एक जगह जाएंगे एक जाति को प्रमोट करेंगे, वहाँ से वोट खींच लेंगे, दूसरी जगह जाएंगे दूसरी जाति को प्रमोट करेंगे, वहाँ से वोट खींच लेंगे, और फिर जो धर्म का मामला है वो तो इनका है ही। ये खड़े होके जो है मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, सिखों के ईसाइयों के बारे में बोलते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें हैं इनकी, धर्म पे इनका सब कुछ अड़ा हुआ है। देखो आप किसको वोट देंगे? भाई मैं तो देखो, अगर बीजेपी ने हरान खातर मन किते वोट गिरनी पड़गी तो मैं कांग्रेस से दूंगा, अगर उस तर हरान खातर देनी पड़गी तो, नहीं तो मैं किसी तो वोट गिरन नहीं जाता भाई। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर लोकतंत्र किस तरह बचेगा? मैंने अभी बताया ना, जब मैंने बात स्टार्ट की थी तो मैंने यही कहा था कि भाई राजनीति ने क्या बदल दिया। ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ ना कि राजनीति ने क्या बदल दिया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि राजनीति कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन राजनीति ने क्या बदल दिया, अभी मेरे पास वो क्वेश्चन है, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं वोट डालूँ। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? अमन कुमार। अमन कुमार, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल। अब लोकसभा इलेक्शन में आप किस तरह देख रहे हैं? किस तरीके से देखना था भाई साहब, बीजेपी ने सारे देश का भट्ठा गोल कर दिया, ना तो रोजगार छोड़ा, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सारा सौदा बेच दिया, बची कुची कसरती जिंदगी जीने की, वो कोवैक्सीन लाका वह अटैकते ब्रेन हेमरेज तो और बालक मर जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ा देश में। आपके वहाँ से करनाल से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का क्या आ रहेगा भाई साहब? कौन जीतेगा वहाँ से? कम ये नहीं अपना जो दीवानशु बुद्धि राजा वो जीतेगा, और कम से कम ज़्यादा नहीं 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। आप सीएम सिटी से आते हैं, अभी इन्होंने भाजपा वालों ने भी मुख्यमंत्री को बदला है, उससे क्या वो फ़र्क नहीं पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पे? हरियाणा की राजनीति पे फ़र्क तो देखो पड़ेगा ही। जब सैनी को बनाया क्यों गया, ताकि ओबीसी तबके की वोट को लिया जा सके, इसलिए सैनी साहब को बनाया गया। ठीक है जी, बाकी रह गई बात, बीजेपी की छवि इतनी ख़राब हो गई है ना देश के अंदर बहुत ज़्यादा। इन्होंने पप्पू कह के राहुल गांधी को पप्पू बना दिया था, सिर्फ एक मीडिया के बदौलत, गोदी मीडिया के बदौलत बनाया गया, हालांकि वो पप्पू नहीं है, वो फॉरेन से स्टडीज़ कर रखी है उन्होंने। और ये हमारा जो पीएम है मोदी, इसकी तो आज तक क्वालिफिकेशन का नहीं पता चला क्या है क्या नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से, और अभी मैं बीएड कर रहा हूँ अम्बेडकर कॉलेज से। अच्छा, अम्बेडकर कॉलेज से जी। आप हरियाणा में किसको देख रहे हैं? हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 या 2 सीट पे जीतेगी, बाकी 8 सीटों पे इंडिया अलायंस गठबंधन जीतेगा 110%। आपके मुद्दा क्या रहेंगे? मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का और अच्छी शिक्षा का, ये 2 मुद्दे मेन मुद्दे हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए तो भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर स्कीम लाई थी। अग्निवीर स्कीम 4 साल की स्कीम है। मैं थाना गांव से हूँ, मेरे गांव में इस टाइम 4-5 बजे तक 100 बच्चे दौड़ मारते थे। खुद मैंने 3 फिजिकल किए हुए हैं इंडियन आर्मी के,
मेरे फिजिकल मेरे अभी लाइब्रेरी में ही पड़े हैं, वो मेरे फ़ोन में ही पड़े हैं। 3 फिजिकल मैंने किए हैं। तो मैंने पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 4 साल की अग्निवीर स्कीम लेके आई है, तो मैंने रेस मारनी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं क्यों 4 साल वाली में जाऊँ। और एक पंजाब का अग्निवीर शहीद हुआ था, उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस छोड़ने के लिए गई थी। कि क्या भाजपा सरकार में यही मान सम्मान है शहीदों का? बदकर भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंशुल है जी नाम। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, JRF की जी, नेट JRF। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए लगभग। 8 साल? हाँ, 8 साल हो गए हमें एंट्री। 2017 में आए थे तो 2024 आ गया। रोजगार नहीं मिला तभी तो 8 साल हो गए ना। फिर अब आप क्या, इलेक्शन का टाइम है और आपको यहाँ पर 8 साल हो गया। इलेक्शन 2 मुद्दे पे होना चाहिए। एक तो एजुकेशन, और एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन हो। वैल्यू एजुकेशन का जो जिनको ये मिनिस्टर बनाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, उनको भी नहीं पता कि एक वैल्यू एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि टाइम्स एजुकेशन जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसका एक डेटा आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है 1992 के जो प्लान ऑफ एक्शन है और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के वो प्लान आया था। अब उसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में जो भारत में है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, 20 स्टूडेंट पे 20 या 30 स्टूडेंट पे उसने बताया कि भाई एक टीचर है। जबकि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है और 1992 का प्लान ऑफ एक्शन क्या बोलता है, वो ये कहता है कि भाई 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, मैंडेट है वो। और दूसरी बात है, ये लोग राम मंदिर की बात करते हैं, सीता टेम्पल की बात। अभी तो सीता टेम्पल की भी आज न्यूज़ आई है। भाई एक रोजगार टेम्पल भी बना दीजिए, उस पर 1500 करोड़ इन्वेस्ट करके एक रोजगार टेम्पल बना दीजिए, ताकि जो देश का 35 से 40 करोड़ युवा है जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार मिल जाए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। पकोड़े तलने से रोजगार मिलता है तो फिर आप भी पकोड़े तल लीजिए ना, दोबारा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? आप भी फिर, अब 10 साल हो गया बहुत है, अब किसी को और को आने दीजिए, आप भी पकोड़े तलिए फिर। अच्छा, फिर आप किसको देख रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा में तो देखो जी, राजनीति में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, पर यह है कि परिवर्तन होगा ज़रूर। हरियाणा के अंदर परिवर्तन है। इंडिया अलायंस का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक सीट, और जो कांग्रेस का भी काफ़ी दबदबा है। BSP भी अपनी विचारधारा को लेकर के आगे आई हुई है, तो परिवर्तन तो होगा ज़रूर हरियाणा। आप इंडिया अलायंस और BSP की बात करें, उनमें गठबंधन नहीं, दोनों में फिर किस तरह वोट डिवाइड नहीं होगा? लेकिन विकास की बात BSP का उठ जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो वो कहीं ना कहीं विकास की बात करेगा, क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी है, BSP पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो गरीब तबके की आइडियोलॉजी है। वो रोजगार जो है, रोजगार को लेकर के आगे चलती है, वो समाज को लेकर के आगे चलती है, वो गरीब तबके को देखती है। फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम। सीता टेम्पल की बात हो गया, एक रोजगार टेम्पल भी बना दो, मैंने दोबारा कह दिया आपको, एक रोजगार टेम्पल भी बना दिया जाए। कांग्रेस विकास की बात कर रही है। कांग्रेस विकास की बात करे या ना करे, क्योंकि कांग्रेस ने जो 2014 के बाद कांग्रेस को मौका नहीं मिला, वही कह देते हैं ना हम कि भाई एक मौका सबको दे दिया जाना चाहिए। तो अब काफ़ी ठोकर लगी है कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो गारंटीज़ है उनमें भी थोड़ा सा दम तो है। वो हालांकि वो चुनावी दौर में कुछ कह नहीं सकते, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और ये जो इनकी गारंटीज़ आई हैं वो इम्प्लीमेंट होगी देश के अंदर। अब